हेलो दोस्तों, मैं अमित आप सबों का सिविलियंस में स्वागत करता हूं। हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग 1857 की क्रांति में झारखंड का योगदान, झारखंड में वहाबी आंदोलन, झारखंड में उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार और महात्मा गांधी का झारखंड आगमन, ये 4 टॉपिक हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं। और आज हम लोग झारखंड में रॉलेट एक्ट का विरोध, झारखंड में कांग्रेस कमेटी की स्थापना, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी और झारखंड, खादी आंदोलन और झारखंड, झारखंड में साइमन कमीशन का विरोध, मजदूर आंदोलन और झारखंड, ये सब टॉपिक जो है हम लोग आज के क्लास में कवर करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इससे संबंधित 3 क्लासेस हो चुकी है, जिनको हम लोग इस क्लास में रिवाइज भी करेंगे। इस क्लास की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अगले का 2-3 टॉपिक पढ़ने को मिलेगा और साथ ही साथ जो पुराने चीज़ हम लोग पढ़े हैं उसको भी रिवाइज करेंगे। इससे पहले का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिए, और उसके बाद पार्ट 4 को आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है आपको क्लास में ही याद हो जाएगी और फिर आप खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे आपको मिलेगा। तो रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 में लाया गया था और रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य जो था वह सरकारी विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाना था। तो इस कानून के आधार पर जो लोग भी सरकार विरोधी गतिविधियां करेंगे उन पर कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान था, जिसके कारण पूरे देश भर में इस कानून का विरोध किया गया। अगर आप लोग को मेरे बोलने की स्पीड अगर स्लो लगता है तो आप लोग 1.5 गुना स्पीड में देख सकते हैं और आपको ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होगा। तो रॉलेट एक्ट लाने का कारण क्या था? तो सरकार विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाना। तो इसे आपको याद रखना है कि सरकार विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया। 1917 में आपका चंपारण का सत्याग्रह हुआ था और 1919 में आपका रॉलेट एक्ट आया था। और रांची में बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी, इन दोनों व्यक्तियों ने इस कानून का विरोध सत्याग्रह का नेतृत्व के द्वारा किया था। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि रॉलेट एक्ट जो है 1919 में लाया गया था। किस लिए लाया गया था? तो सरकार विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। और रांची से मतलब हमारे झारखंड से बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी, ये 2 नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये दोनों नाम याद रखने होंगे, बारेश्वर सहाय एवं गुलाब तिवारी, जिन्होंने इस कानून के विरोध में सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अब नेक्स्ट जो है वो झारखंड में कांग्रेस कमेटी की स्थापना, इसका डेट है 1919 से 1920। तो 1919 में पलामू जिला में जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना जो है वो बिंदेश्वरी पाठक और भागवत पांडे ने की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है तो ये पूछा जा सकता है कि जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो आपका आंसर होगा पलामू। तो इसे आपको याद रखना होगा कि पलामू में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो बिंदेश्वरी पाठक और भागवत पांडे। और अगर रॉलेट एक्ट से पूछा जाए तो बारेश्वर सहाय, गुलाब तिवारी। आपको बस ये सब नाम जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपको एग्ज़ाम के लिए ये सब याद रखने होंगे। जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना बिंदेश्वरी पाठक और भागवत पांडे। तो रॉलेट एक्ट, बारेश्वर गुलाब, और कांग्रेस कमेटी की स्थापना बिंदेश्वरी भागवत। और 1920 में रांची तथा हजारीबाग में कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। 1919 में पलामू में किया गया और 1920 में रांची तथा हजारीबाग में किया गया। तो 1919 में जो पलामू में जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो बिंदेश्वरी पाठक और भागवत पांडे के द्वारा। और अब हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से लेकर 1922 तक चला था, और इसमें झारखंड की क्या भागीदारी रही है उसको हम लोग समझेंगे और याद करेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वह है कि असहयोग आंदोलन जो है वो किस प्रकार का आंदोलन था? तो यह एक अहिंसक आंदोलन था और इसका प्रस्ताव जो है वह 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में, मतलब कलकत्ता के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पारित किया गया था। बेसिकली यह एक अहिंसक आंदोलन था और 1920 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। और इसका नेतृत्व की जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो गांधी जी को सौंपी गई थी।
तो इस लाइन से आपका इंडिया जीके और झारखंड जीके दोनों में ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन जो है वो किस प्रकार का आंदोलन था। तो यह एक अहिंसक आंदोलन था और इसका प्रस्ताव जो है वो आपका 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में रखा गया था या फिर पारित किया गया था। और इस आंदोलन का नेतृत्व जो है वो गांधी जी को सौंपा गया था। और आपको याद होगा कि 1928 में जो कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें टाना भगत लोग जो है वो 7 दिन की पैदल यात्रा करके कोलकाता पहुँचे थे। और यह आंदोलन तब तक चलाया जाना था जब तक कि खिलाफत व पंजाब संबंधी जो गलतियां थी उसको सुधार नहीं ली जाती है और साथ ही साथ जब तक स्वराज स्थापित नहीं हो जाता है। तो इस आंदोलन को तब तक चलाए जाने की जिम्मेदारी गांधी जी को दी गई थी। और असहयोग आंदोलन जो है वो इंडिया लेवल में 1920 में प्रारंभ हुआ और झारखंड में भी यह आंदोलन 1920 में ही प्रारंभ हो गई थी। और असहयोग आंदोलन भारत में इसलिए स्टार्ट किया गया ताकि अंग्रेज ऑफिसर्स के बढ़ती मनमानियों को रोका जा सके। और इसके लिए विद्यार्थी जो है वो स्कूल जाना बंद कर दिए और वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया। और जितने भी सरकारी कर्मचारी जो कि भारत देश के थे या फिर जिनका जो सॉफ्ट कॉर्नर था वो भारत के लिए था, वो सभी जो है अंग्रेज के कार्यों में सहयोग करना बंद कर दिए। तो इसलिए सहयोग करना बंद कर दिए, इसलिए इस आंदोलन का जो नाम है वो आपका असहयोग पड़ा। और असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी फिर से झारखंड आते हैं। इसके अतिरिक्त मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक इत्यादि प्रमुख राष्ट्रीय नेता भी जो है वो सभी भी झारखंड की यात्रा करते हैं और विभिन्न स्थलों पर सभाओं को संबोधित करते हैं। तो इस लाइन से आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं बनेगा। और इस आंदोलन के दौरान ताना भगतों ने ब्रिटिश सरकार को कर देना बंद कर दिया था। ये एक आपका क्वेश्चन बन सकता है कि किन्होंने ब्रिटिश सरकार को कर देना बंद कर दिया था। तो आप याद रखिएगा, ताना भगतों ने असहयोग आंदोलन के दौरान जो कि आपका 1920 से 1922 तक चला था, उस समय ताना भगतों ने ब्रिटिश सरकार को कर देना बंद कर दिया था। जितने भी विद्यार्थी थे जो कॉलेज जाते थे वो सभी कॉलेज जाना बंद कर दिए थे। जितने भी वकील थे वह अदालत जाना बंद कर दिए थे। और जितने भी सरकारी कर्मचारी थे जिनका सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो भारत के लिए था, तो वो सभी जो है ब्रिटिश सरकार के कार्यों में सहयोग करने से मना कर दिए थे। तो जिसके कारण इस आंदोलन का नाम जो है वो असहयोग आंदोलन पड़ा था। और इस आंदोलन का जो प्रस्ताव है वह आपका 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया, जिसका नेतृत्व जो है वो गांधी जी को सौंपा गया। और यह आंदोलन तब तक चलने की बात कही गई जब तक कि खिलाफत व पंजाब संबंधी गलतियों को सुधार नहीं ली जाती और साथ ही साथ जब तक कि स्वराज को स्थापित नहीं कर लिया जाता, तब तक ये आंदोलन को चलाए जाने की बात कही गई। और झारखंड में इसकी शुरुआत जो है 1920 में ही होती है। 1921 में इस आंदोलन में ताना भगतों ने भी अपना उल्लेखनीय योगदान दिया, जिसके कारण गांधी जी जो है ताना भगतों की कोटि कोटि प्रशंसा की थी। तो आपको ये नहीं याद रखना है, आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान ताना भगतों ने ब्रिटिश सरकार को कर देने से बंद कर दिया था या फिर कर देने से मना कर दिया था, जिसके बाद उनकी ज़मीनें जो है वो नीलाम कर दी गई थी। एक तो आपका ताना भगत, दूसरा पहाड़िया जनजाति। इस जनजाति के लोग भी काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए थे इस आंदोलन में। इसमें से इनका जो नेतृत्व करते थे वो थे जाबरा पहाड़िया। इस नाम को आपको भूलना नहीं है। जाबरा पहाड़िया ने पहाड़िया जनजातियों को इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा दिलवाया था और जाबरा पहाड़िया को जिसके कारण गिरफ्तार कर उन्हें सश्रम कारावास की सज़ा दी गई थी तथा उनके घर को कुर्क कर लिया गया था। तो आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है, जाबरा पहाड़िया। असहयोग आंदोलन में पहाड़िया जनजातियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, जिसमें पहाड़िया जनजाति के जो नेतृत्वकर्ता थे वह जाबरा पहाड़िया थे। और एक क्वेश्चन ये कि ताना भगतों ने ब्रिटिश सरकार को कर देने से मना कर दिया था, जिसके कारण उनकी ज़मीनों को नीलाम कर दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे रांची, चतरा, गिरिडीह, धनबाद, पलामू और लोहरदगा में
राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया था। तो आपको ये याद नहीं करना है, इन जगहों पर राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया था, आप इसे बस एक बार देख लीजिएगा। और असहयोग आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था वो आपका रांची जिला था। लेकिन राज्य के अन्य भागों में भी, जैसे कि पलामू, हजारीबाग और सिंहभूम आदि क्षेत्र के लोगों ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। लेकिन असहयोग आंदोलन का झारखंड में जो प्रमुख केंद्र था वह रांची था। तो अभी जो पढ़े उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन जो है वो अंग्रेज ऑफिसर्स की बढ़ती मनमानियों के विरोध में था, और जिसके कारण जो विद्यार्थी थे वो कॉलेज जाना बंद कर दिए थे, जो वकील थे वो अदालत में जाना बंद कर दिए थे, और जो भी सरकारी कर्मचारी थे जिनका सॉफ्ट कॉर्नर भारत के प्रति था वो सभी ब्रिटिश सरकार के कामों में सहयोग करना बंद कर दिए थे, जिसके कारण इस आंदोलन का नाम जो है वो असहयोग आंदोलन रखा गया। और इसकी शुरुआत जो है 1920 में हुई और इसकी एंडिंग जो है वो 22 में होती है। हालांकि इस आंदोलन को स्वराज मिलने तक चलाए रखने की बात की गई थी, और 5 फरवरी 1922 को जब चौरी चौरा हादसा होता है या फिर चौरी चौरा कांड होता है, तो उसके बाद गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ये आपका चौरी चौरा कांड जो है वो क्या है, इसे हम लोग इंडिया जीके में पढ़ेंगे। लेकिन इस आंदोलन को चलाने की जो बात कही गई थी वह स्वराज स्थापित होने तक कही गई थी। लेकिन जब ये 5 जनवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है, तो उसके बाद गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। 1921 में ताना भगतों ने ब्रिटिश सरकार को कर देना बंद कर दिया था, और पहाड़िया जनजाति ने भी बढ़ चढ़ करके इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। नाम याद रखिएगा नेतृत्वकर्ता का, जावरा पहाड़िया को गिरफ्तार कर सश्रम कारावास की सजा दी गई थी, और यहाँ तक कि उनके घर को भी कुर्क कर लिया गया था। और असहयोग आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था वो आपका रांची था। अब हम लोग रांची को, मतलब जिला वाइज जहाँ पे भी असहयोग आंदोलन हो रहा था उसको हम लोग जिलावार रूप में देखेंगे। तो असहयोग आंदोलन के दौरान रांची और उसके जो आसपास के क्षेत्र थे वहाँ पे कई सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया गया था, और इन आंदोलनों में आदिवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो ये देखिए, झारखंड जो है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र था, और यहाँ पे आदिवासियों ने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। इस आंदोलन के दौरान रांची एवं लोहरदगा में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। अब आते हैं हम लोग पलामू जिला। पलामू जिला में एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आदिवासी नेता धनी सिंह खरवार। तो धनी सिंह खरवार के नेतृत्व में इस आंदोलन के दौरान जंगलों को काटकर कपास की खेती शुरू की गई थी। तो ये पूरा का पूरा लाइन जो है ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। धनी सिंह खरवार जो है वह आदिवासी नेता थे, और ये पलामू से बिलोंग करते थे, और इनके नेतृत्व में इस आंदोलन के दौरान जंगलों को काटकर कपास की खेती शुरू कर दी गई थी। और धनी सिंह खरवार जी को ये काम करने के लिए गांधी जी ने कहा था 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में, जहाँ पे आपका असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो उसी अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा धनी सिंह खरवार को ये बात कही गई थी कि जंगलों को काटकर कपास की खेती शुरू कर दो। और तथा धनी सिंह खरवार जो है पलामू का राजा, खुद को जो है वो पलामू का राजा घोषित करता है। तो आपको बस ये नाम याद रखना है, धनी सिंह खरवार। पलामू जैसे आता है धनी सिंह खरवार। अब धनी सिंह खरवार के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस जो है वो डाल्टनगंज मतलब कि मेदिनीनगर पहुंचता है, जिसे लाठीचार्ज करके खदेड़ दिया गया। तो यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस दौरान बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को CF एंड्रयूज़ की अध्यक्षता में डाल्टनगंज में संपन्न हुआ। तो ये एक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना सकता है। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, और बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन था, जो कि 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को CF एंड्रयूज़, और CF एंड्रयूज़ कौन है? तो इन्हीं के कहने पे महात्मा गांधी जी जो है वो जमशेदपुर गए थे। तो CF एंड्रयूज़ का नाम जो है हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इन्हीं के आग्रह पर महात्मा गांधी जी जो है वो जमशेदपुर पहली बार जाते हैं, और CF एंड्रयूज़ की ही अध्यक्षता में पलामू में डाल्टनगंज में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की 15वां अधिवेशन संपन्न की जाती है। और इस अधिवेशन में मजहरूल हक,
अब्दुल बारी जी इमाम, हसन आरजू, चंद्रवंशी सहाय और कृष्ण प्रसन्न सेन आदि ने भाग लिया था। तो इसमें इम्पॉर्टेंट सिर्फ ये है, आप इसको याद रखिएगा, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, इसका 15वां अधिवेशन हुआ था। ये 15वां अधिवेशन भी आपको याद रखना होगा और आपको ये डेट भी याद रखना होगा, 10 अक्टूबर 1920 को। किनकी अध्यक्षता में? तो CF एंड्रयूज़ की अध्यक्षता में। कहाँ पे संपन्न हुई थी? तो डाल्टनगंज में संपन्न हुई थी। और इसी आंदोलन के दौरान पलामू कांग्रेस ने डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय खोला था। तो 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान ही पलामू में भी राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया था। तो रांची में खोला गया था, फिर आपका लोहरदगा में खोला गया था और फिर डाल्टनगंज में भी राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया था। तो पलामू में जो राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया था उसके प्रधानाध्यापक जो है वो बिंदेश्वरी पाठक को बनाया गया था। ये नाम आपको याद रखना होगा, बिंदेश्वरी पाठक जी को राष्ट्रीय विद्यालय जो कि डाल्टनगंज में खोला गया था उसके प्रधानाध्यापक बनाए गए थे। इस आंदोलन के दौरान पलामू में शेख साहब ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, ये भी आपको याद रखने होंगे। पलामू में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उस समय शेख साहब ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो हम लोग शुरू में ही पढ़े थे कि जो भी वकील थे उन्होंने वकालत छोड़ दी, मतलब अदालतों में जाना छोड़ दिया। जो विद्यार्थी थे वो कॉलेज जाना छोड़ दिए। अब हजारीबाग में इस आंदोलन को देखते हैं, असहयोग आंदोलन को। तो हजारीबाग में कई छात्रों ने अपनी पढ़ाई तथा राम नारायण सिंह के साथ साथ कई वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो बेसिकली यही था कि जो छात्र जो है कॉलेज जाते थे वो अपना कॉलेज जाना बंद कर दिए थे और जो वकील थे उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो ये नाम आप याद रखिएगा, राम नारायण सिंह। राम नारायण सिंह जो है वो हजारीबाग के थे और इनके साथ कई वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। अब आता है आपका बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। इसका 16वां अधिवेशन 5 से 6 अक्टूबर 1921 को हजारीबाग में सरला देवी की अध्यक्षता में हुआ था। और बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का जो 15वां अधिवेशन था वह आपका पलामू में CF एंड्रयूज़ की अध्यक्षता में। और आपका हजारीबाग में 16वां अधिवेशन हुआ और इस समय अध्यक्षता जो है वो सरला देवी के नेतृत्व में किया गया था। तो आपको ये दोनों ही जगह और दोनों ही नाम आपको याद रखना होगा कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो है वो सरला देवी की अध्यक्षता में हजारीबाग में हुआ, जबकि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन जो है वो पलामू जिला के डाल्टनगंज में CF एंड्रयूज़ की अध्यक्षता में हुआ था। और पलामू में 1920 में हुआ, जबकि हजारीबाग में यह अधिवेशन 1921 में होता है। तो आपको अगर ये एग्जैक्ट डेट अगर याद नहीं हो तो आप सिर्फ अगर ईयर भी याद रख लेंगे तो भी आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब आता है सिंहभूम। अब सिंहभूम में अगर हम लोग देखें तो सिंहभूम के चक्रधरपुर में, जो कि आपका वेस्ट सिंहभूम में है, यहाँ पे आपका राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। और जमशेदपुर के गोलमुरी मैदान में 5 से 9 फरवरी के बीच कई सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया गया, जिसे आपको याद नहीं रखना है। इन सभाओं की अध्यक्षता बीजी साठे 5 फरवरी को, 6 फरवरी को प्रभाष चंद्र मित्र, 8 फरवरी को के भट्ट और 9 फरवरी को अब्दुल गनी। आपको इनमें से कोई भी नाम और कोई भी डेट नहीं याद रखना है। इस दौरान 8 मार्च को जमशेदपुर के गोलमुरी मैदान में एवं 13 मार्च को चाईबासा में जनसभा का आयोजन किया गया। तो आपको ये भी नहीं याद रखना। 15 मार्च 1921 को पूरे जमशेदपुर में हड़ताल का आयोजन किया गया था। आप ये डेट सहित आप जरूरी से याद रखें कि पूरे जमशेदपुर में हड़ताल का आयोजन किया गया था 15 मार्च 1921 को। और जून 1921 में मजहरूल हक का आगमन जो है वो चक्रधरपुर में हुआ। तो आप सिर्फ ये याद रखिए, 15 मार्च 1921 को पूरे जमशेदपुर में हड़ताल का आयोजन किया गया था। तो सिंहभूम से रिलेटेड आपका सिर्फ एक ही फैक्ट है जिसे आपको याद रखना है, 15 मार्च 1921 को पूरे जमशेदपुर में असहयोग आंदोलन के दौरान हड़ताल कर दिया गया था। और अगर हम लोग अन्य तथ्य में देखें तो पचम्बा जो है आपका गिरिडीह में है। तो पचम्बा के बाबू बजरंग सहाय, ये नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। बाबू बजरंग सहाय ने गिरिडीह में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। और असहयोग आंदोलन के दौरान जनवरी 1922 में साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। तो जनवरी 1922 साहेबगंज को अशांत क्षेत्र। और यहाँ पे आपका कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है।
अब हम लोग देखते हैं स्वराज पार्टी और झारखंड, मतलब स्वराज पार्टी में झारखंड की क्या भागीदारी रही उसे। तो यहाँ पे दो नाम इम्पोर्टेंट है आपका, राम नारायण सिंह एवं देवकी प्रसाद सिन्हा। इन्हीं दोनों के नेतृत्व में स्वराज पार्टी की प्रचार समितियों का झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में गठन किया गया था। तो बस आप ये नाम याद रखिएगा, राम नारायण सिंह और देवकी प्रसाद सिन्हा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका ये है, 1923 में हुए विधान परिषद के चुनाव में कृष्ण वल्लभ सहाय को हजारीबाग में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया था। तो आप याद रखिएगा, कृष्ण वल्लभ सहाय का संबंध हजारीबाग से था। और यहाँ पे और एक नाम है सोनार सिंह खरवार, इनको संथाल परगना क्षेत्र में स्वराज पार्टी का कार्यभार दिया गया था। तो संथाल परगना में सोनार सिंह खरवार संथाल परगना, और कृष्ण वल्लभ सहाय हजारीबाग। तो ये दोनों नाम और दोनों का क्षेत्र ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। और फिर रामेश्वर लाल को दक्षिणी संथाल परगना में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया था। रामेश्वर लाल को दक्षिणी संथाल परगना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। आप सिर्फ सोनार सिंह खरवार संथाल परगना, कृष्ण वल्लभ सहाय हजारीबाग, और स्वराज पार्टी में राम नारायण सिंह और देवकी प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में स्वराज पार्टी की प्रचार समितियों का गठन किया गया था। तो ये जो नाम है ये दोनों, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ ये याद रखिए, स्वराज पार्टी और झारखंड में कृष्ण वल्लभ सहाय हजारीबाग और सोनार सिंह खरवार संथाल परगना। अब जो टॉपिक है वह है खादी आंदोलन और झारखंड। तो इसमें आपको ये याद रखना होगा कि झारखंड क्षेत्र से जो विधायक है एक नीलकांत चटर्जी, इन्होंने 1924 ईस्वी में बिहार विधान परिषद में खादी से संबंधित एक प्रस्ताव रखा था। तो नीलकांत चटर्जी जी ने, जो विधायक थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा था। और 1924 में सिंहभूम के आदिवासियों ने, जिसमें आपका विष्णु माहुरी जी थे, इन्हीं के नेतृत्व में सिंहभूम के जो आदिवासी थे वे हाट कर न देने हेतु आंदोलन चलाया था। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, विष्णु माहुरी के नेतृत्व में सिंहभूम के आदिवासियों ने 1924 में हाट कर न देने हेतु आंदोलन चलाया था। तो ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाट कर न देने हेतु आंदोलन कहाँ चलाया गया था। तो आप नाम याद रखिएगा, सिंहभूम में, और किसके नेतृत्व में, तो विष्णु माहुरी के नेतृत्व में। और आपका झारखंड के विभिन्न स्थानों में चरखा आंदोलन को प्रसारित करने हेतु सरला देवी के नेतृत्व में खादी डिपो की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, खादी डिपो की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सरला देवी के द्वारा की गई थी। और किसको प्रसारित करने के लिए, चरखा आंदोलन को। तो चरखा आंदोलन मतलब खादी आंदोलन, इसी को प्रसारित करने हेतु सरला देवी ने खादी डिपो की स्थापना की थी झारखंड के विभिन्न जगहों पर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड में साइमन कमीशन का विरोध। तो साइमन कमीशन का विरोध जो है झारखंड में साइमन कमीशन जो है वो दिसंबर 1928 में आ गया था। और इसके विरोध में श्याम कृष्ण सहाय ने, जिन्होंने आपका प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे, श्याम कृष्ण सहाय के ही आग्रह पर महात्मा गांधी जी जो है वो पहली बार रांची आए थे। तो वही श्याम कृष्ण सहाय जो है, इनके नेतृत्व में रांची में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। तो श्याम कृष्ण सहाय बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है श्याम कृष्ण सहाय से कि गांधी जी को रांची बुलाने का आग्रह किन्होंने किया था, तो श्याम कृष्ण सहाय। और साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारा जो है रांची में किनके नेतृत्व में दिया गया,
तो उसका भी आंसर क्या होगा, श्याम कृष्ण सहाय। तो श्याम कृष्ण सहाय से आपका 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब आता है कि साइमन कमीशन जो है वो झारखंड कब आया था, तो दिसंबर 1928, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन के विरोध का जो प्रस्ताव पारित किया गया था वह श्याम कृष्ण सहाय के अध्यक्षता में ही किया गया था, और श्याम कृष्ण सहाय के नेतृत्व में ही साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा जो है वो रांची में दिया गया था। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि साइमन कमीशन क्या था। वैसे साइमन कमीशन के बारे में आपको डिटेल्स में इंडिया जीके में पढ़ना होगा, तो जब हम लोग इंडिया जीके पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग साइमन कमीशन को भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग झारखंड में साइमन कमीशन पे आगे बढ़े, साइमन कमीशन के विरोध पर आगे बढ़े, हम लोग साइमन कमीशन को पहले एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। तो साइमन आयोग या फिर साइमन कमीशन जो है वह 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था जो 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। तो भारत ये किस लिए आया, तो यहाँ पे जो भारत के संवैधानिक सुधारों का डिटेल्ड स्टडी के लिए ब्रिटेन से 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह जो है वो 3 फरवरी 1928 को भारत आता है। क्योंकि यहाँ पे भारत के संवैधानिक सुधार की बात करी जानी थी ताकि जो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार थी उन्हें सिफारिशें दी जा सके, और चूँकि यह भारत से संबंधित था और भारत के संवैधानिक सुधारों की बात करनी थी इसमें, और इसमें एक भी भारतीय प्रेजेंट नहीं थे इस समूह में, तो जिसके कारण यहाँ के लोगों ने इस साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध किया। और चूँकि इस 7 ब्रिटिश सांसदों का जो समूह था इसके जो अध्यक्ष थे वह जॉन साइमन थे, तो जॉन साइमन के नाम पर ही इस समूह का जो नाम रखा गया वह साइमन कमीशन रखा गया था। और साइमन कमीशन के विरोध में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं थी बल्कि मुस्लिम लीग भी साइमन कमीशन के विरोध में खड़ी हो गई थी। तो साइमन कमीशन क्या था, तो बेसिकली 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था जो भारत 3 फरवरी 1928 को आया हुआ था भारत में संवैधानिक सुधार के डिटेल्ड स्टडी के लिए, ताकि वह तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को कुछ सिफारिशें पेश कर सके। लेकिन इस समूह में एक भी भारतीय नहीं था और यहाँ पे भारत के ही संवैधानिक सुधार की बात कही जानी थी, और चूँकि भारतीय नहीं थे इसलिए इस कमीशन का काफ़ी विरोध किया गया। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि मुस्लिम लीग भी इस कमीशन के विरोध में खड़ी हो गई थी। तो 3 फरवरी 1928 को भारत आता है और दिसंबर 1928 में झारखंड में आता है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन जो है वो झारखंड कब आता है, तो दिसंबर 1928। और श्याम कृष्ण सहाय के नेतृत्व में रांची में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए, और श्याम कृष्ण सहाय की अध्यक्षता में ही एक सभा आयोजित की गई थी जिसमें साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव पारित किया गया था। और श्याम कृष्ण सहाय जो है महात्मा गांधी को झारखंड बुलाने वाले व्यक्ति थे। हजारीबाग में देवकी नंदन लाल और पीसी मित्रा इन दोनों के नेतृत्व में लोगों ने काला झंडा दिखाकर साइमन कमीशन का विरोध किया था। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हजारीबाग में देवकी नंदन लाल और पीसी मित्रा के नेतृत्व में लोगों ने काला झंडा दिखाया था। और आपका ये लाइन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 1928 में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा छोटा नागपुर राज्य के गठन हेतु साइमन कमीशन को पत्र सौंपा गया था। तो ये लाइन भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है वो छोटा नागपुर राज्य के गठन हेतु साइमन कमीशन को कब मांग पत्र सौंपा था, तो वो 1928 है डेट। और देवकी नंदन और पीसी मित्रा के नेतृत्व में लोगों ने काला झंडा दिखाकर साइमन कमीशन का विरोध किया था। जगह था हजारीबाग। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मजदूर आंदोलन और झारखंड। इसके बाद हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं आज के क्लास में उसको रिवाइज करेंगे, और फिर हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो पढ़े हैं उसको भी हम लोग रिवाइज करेंगे। तो बेसिकली यह वीडियो जो है वो आपका पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 प्लस पार्ट 3 प्लस पार्ट 4 होने वाला है। तो अगर आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हो तो पहले उसको देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए। आपका क्या होगा ना कि थोड़ा थोड़ा हम लोग आगे भी बढ़ते जा रहे हैं और हम लोग पुरानी चीज़ों को रिवाइज भी करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप अंत तक वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें याद हो चुकी होगी। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, मजदूर आंदोलन और झारखंड। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान समय समय पर मजदूरों द्वारा भी अपनी दयनीय स्थिति, उस समय मजदूरों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी,
तो वो अपने दयनीय स्थिति से बाहर निकलने के लिए समय समय पर हड़ताल करते थे और स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु व्यापक स्तर पर उन्होंने प्रयास भी किए थे, जिसकी झलक हम लोग झारखंड राज्य में देखते हैं। 1920 में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ये डेट आपको याद रखना है। जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन 1920 की स्थापना जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना 1920 में की गई थी और जिसे एस.एन. हलदार और व्योमेश चक्रवर्ती ने नेतृत्व प्रदान किया था। तो ये दो नाम आप याद रखिएगा, एस.एन. हलदर और व्योमेश चक्रवर्ती, इन्होंने लीड किया था इस एसोसिएशन को। तो जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन से जुड़े हुए थे एस.एन. हलदर और व्योमेश चक्रवर्ती और इसकी स्थापना की गई थी 1920 ईस्वी में। 1928 में टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स की हड़ताल को समाप्त कराने में सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस का योगदान जो है वो टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स की जो हड़ताल थी उसको समाप्त करने में 1928 में काफ़ी योगदान रहा है। और सुभाष चंद्र बोस जी को टाटा लेबर एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया था और वे 9 वर्षों तक इस यूनियन के अध्यक्ष पद पर रहे थे। तो ये भी आप याद रखिएगा कि 1928 में जो टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स की हड़ताल हुई थी उसे समाप्त करने के लिए सुभाष चंद्र बोस का काफ़ी योगदान रहा और सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो 9 वर्षों तक टाटा लेबर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे थे। और 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था और इस यूनियन के जो महासचिव थे वो M.N. जोशी थे। तो यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन बन सकता है कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका झरिया। और इसके महासचिव कौन थे? तो M.N. जोशी। और ये क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ भी था। और ये भी पूछा जा सकता है उल्टा करके कि M.N. जोशी जो है वह किसके महासचिव थे? तो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये एक आपको याद रखना है। और टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स, इसका हड़ताल जो है 1928 में समाप्त किए थे सुभाष चंद्र बोस जी। और सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो टाटा लेबर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी चुने गए और 9 वर्षों तक इस एसोसिएशन के वे अध्यक्ष भी बने रहे। तो यही फैक्ट जो है अभी आपका लिखा हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू जो है 1929 में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किए थे, जिसके महासचिव जो है वो आपके M.N. जोशी थे। तो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस महासचिव M.N. जोशी। और एक नाम और है, 1938 में अब्दुल बारी सिद्दीकी तो के द्वारा टाटा वर्कर्स यूनियन की स्थापना की गई थी। तो टाटा वर्कर्स यूनियन की स्थापना अब्दुल बारी सिद्दीकी की द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे आपका 3 लाइन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब्दुल बारी सिद्दीकी के द्वारा टाटा वर्कर्स यूनियन की स्थापना 1938 में की गई थी और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसके महासचिव M.N. जोशी जी थे। और 1928 में टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स के जो वर्कर्स की जो हड़ताल थी उसे समाप्त करने में सुभाष चंद्र बोस की बहुत ज़्यादा योगदान रही है और वो टाटा लेबर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी चुने गए थे और 9 वर्षों तक वो इस एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर भी बने हुए थे। और जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना जो है वो M.N. हलदर तथा व्योमेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में की गई थी। तो आपका मजदूर आंदोलन और झारखंड से संबंधित यही फैक्ट है, इसको हम लोग बार बार रिवीजन करके याद कर लेंगे। तो अभी तक हम लोग क्लास 1, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो भी कुछ पढ़े हैं अब उसको हम लोग 15 से 20 मिनट में उसको क्विक रिवाइज करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। महात्मा गांधी जी के 11 बार जो झारखंड आगमन हुआ था उससे संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं उसको हम लोग सबसे पहले रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग 1857 की क्रांति, वहाबी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन में जो झारखंड की भूमिका रही थी उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं महात्मा गांधी के झारखंड आगमन से। तो महात्मा गांधी जो है टोटल 11 बार झारखंड आए थे, जो कि 1917 से लेकर के 1940 तक का डेट था। 1917 चंपारण सत्याग्रह के सिलसिले में आए थे,
प्रथम 4 बार महात्मा गांधी जी जो है वो चंपारण सत्याग्रह में आए थे। और 1940 के जो आपका 53वां कांग्रेस का जो 53वां अधिवेशन हुआ था, जो कि आपका रामगढ़ में आयोजित की गई थी, डेट है आपका 1940। इस समय लास्ट बार मतलब 11वीं बार महात्मा गांधी जी जो है वो झारखंड आते हैं। महात्मा गांधी जी पहली बार झारखंड 3 जून 1917 को आते हैं। तो ब्रिटिश सरकार के रिक्वेस्ट पर लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड अल्बर्ट गेट से मिलने के लिए, तो ब्रिटिश सरकार जो है वो महात्मा गांधी जी को रिक्वेस्ट करते हैं या फिर आग्रह करते हैं अल्बर्ट गेट से मिलने के लिए। और श्याम कृष्ण सहाय जी जो है वो आग्रह करते हैं झारखंड आने के लिए, झारखंड के रांची आने के लिए। तो महात्मा गांधी जी जो है वो 3 जून 1917 को ब्रजकिशोर बाबू के साथ रांची आते हैं और वे श्याम कृष्ण सहाय जी के घर पे रुकते हैं। और फिर 4 जून से लेकर के 6 जून तक अल्बर्ट गेट के साथ वार्ता होती है। अब पढ़ेंगे हम लोग गांधी जी का दूसरी बार झारखंड आगमन। तो दूसरी बार 11 जुलाई 1917 को चंपारण जांच समिति की एक बैठक में भाग लेने हेतु गांधी जी आए थे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब थर्ड बार गांधी जी जो आते हैं ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस बार चंपारण जांच समिति की बैठक 24 से लेकर 28 सितंबर 1917 में की गई थी। और इसी बैठक में मतलब चंपारण जांच समिति की बैठक में चंपारण आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई थी। मतलब चंपारण आंदोलन की रूपरेखा जो है आपका रांची में तैयार की गई थी। चौथी बार झारखंड आते हैं 1920 में, वो भी रांची आते हैं। और इस बार गांधी जी वंशीधर मोदी धर्मशाला में रुकते हैं। और वंशीधर मोदी धर्मशाला के ठीक बाहर विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती है। और इसी समय टाना भगत जो है वो गांधी जी से मिलते हैं। फिर 5वीं बार जो कि 1921 में गांधी जी धनबाद आते हैं। फिर धनबाद के ही एक जगह है झरिया, वहाँ पे जाते हैं। और मेन रीजन जो होता है यहाँ पे राष्ट्रीय विद्यालय हेतु कोष एकत्रित करने के लिए गांधी जी 5वीं बार धनबाद आते हैं। अब आता है 6ठी बार, जब गांधी जी 6ठी बार झारखंड आए। इस बार गांधी जी जो है वो 1925 में CF एंड्रयूज़ के आग्रह पर पहली बार जमशेदपुर आए और झारखंड 6ठी बार। रीज़न ये था कि टाटा प्रबंधन और मजदूर यूनियन के बीच 1921 से हड़ताल चल रहा था। तो उसी हड़ताल को समझौता के तहत खत्म करवाने के लिए गांधी जी 6ठी बार झारखंड और पहली बार जमशेदपुर CF एंड्रयूज़ के आग्रह पर आए थे। और इस समय जब गांधी जी जमशेदपुर आए तो JRD टाटा के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। और साथ ही साथ जो सभा की गई थी उसमें देशबंधु स्मृति कोष हेतु 5,000 रुपये गांधी जी को मिले थे। 7वीं बार गांधी जी चक्रधरपुर आते हैं और डेट है आपका 1925। आते हैं संत पॉल स्कूल, जहाँ पे गांधी जी को 1,000 रुपये देशबंधु स्मारक कोष हेतु प्रदान किए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है 7वीं बार को। अब यहाँ पे टाना भगत से संबंधित कुछ चीज़ देखते हैं। 1925 में रांची दौरे में जब गांधी जी आए थे तो उस समय बहुत बड़ी संख्या में टाना भगत गांधी जी से मिलने के लिए रांची आए। और इसी समय अहिंसा का व्रत लेकर टाना भगत जो है वो आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी दी थी। टाना भगत जो है वो गांधी टोपी पहनते थे और हाथ में घंटा लेकर आज़ादी का प्रचार करते थे। और 1928 में जो आपका कोलकाता अधिवेशन होता है कांग्रेस का, तो उसमें टाना भगत जो है 1 सप्ताह पैदल चल करके कोलकाता पहुंचते हैं। और 1925 में करजन ग्राउंड में, जिसका अभी नाम है वीर कुंवर सिंह स्टेडियम, हजारीबाग में है ये ग्राउंड, यहाँ पे एक सभा होती है जिसमें 1300 रुपये की थैली जो है गांधी जी को भेंट की जाती है। और फिर 1925 में 19 सितंबर 1925 में कोडरमा स्टेशन में गांधी जी की मुलाकात होरिल राम से होती है। और होरिल राम जो है वो देशबंधु स्मारक कोष हेतु गांधी जी को 350 रुपये की एक थैली भेंट करते। तो ये जरूर याद रखिएगा कि होरिल राम जो है वो गांधी जी को 350 रुपये की एक थैली भेंट करती है। 8वीं बार गांधी जी 3 अक्टूबर 1925 में देवघर आते हैं। और यहाँ पे आने के बाद वो गोवर्धन दास जी के मकान में रुकते हैं। और जब ये नवलखा मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं उस समय हरगोविंद डालमिया के मकान में रुकते हैं। आपका इम्पोर्टेंट ये है कि गिरिडीह के मधुपुर में गांधी जी चंपा कोठी में रुके थे। और
मधुपुर नगर पालिका का जो नया भवन था उसका उद्घाटन भी किए थे। इसकी विशेष बात यह थी कि यहाँ पे जो मेन ताला था वो चांदी का था और चांदी की ही चाबी के द्वारा गांधी जी इसको खोले थे। देवघर से जाने के बाद गांधी जी यंग इंडिया में देवघर के पंडों और देवघर की परंपरा की तारीफ की थी। 9वीं बार गांधी जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ आते हैं 1927 में, 11 जनवरी 1927, और 12 जनवरी 1927 में डाल्टनगंज से धनबाद जाते हैं, धनबाद से झरिया, और झरिया में खादी की कम बिक्री पर गांधी जी निराशा जाहिर करते हैं। तो ये आपका सिर्फ ये याद रखिएगा कि डाल्टनगंज गांधी जी जब आते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ आते हैं। और 10वीं बार गांधी जी देवघर आते हैं, और देवघर इनकी ये दूसरी यात्रा होती है 1934 में। और इस समय इन जो इम्पोर्टेंट घटना थी कि गांधी जी जब जसीडीह स्टेशन के पास थे तो उनकी कार पर हमला किया गया था और गांधी जी बाल बाल बचे थे। और 28 अप्रैल 1934 को गोमिया में, जो कि बोकारो में है, यहाँ पे एक सभा आयोजित की गई थी, और ये सभा आयोजन करने में होपन मांझी का प्रमुख योगदान रहा था। और गांधी जी होपन मांझी के घर भी गए थे, और होपन मांझी पर 2000 जुर्माना नहीं चुकाने पर 1 वर्ष की कारावास का सज़ा इनको दिया गया था। हालांकि सज़ा का समय आने से पहले ही रांची के छोटा नागपुर के उपायुक्त के द्वारा इनको सज़ा मुक्त कर दिया गया था। 4 मई 1934 को गांधी जी चक्रधरपुर जाते हैं। यहाँ पे रेलवे कर्मचारियों की एक सभा करते थे। ये आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी जी रेलवे कर्मचारियों की एक सभा जो है वो कहाँ पे करते हैं, तो चक्रधरपुर। और लास्ट बार गांधी जी जो है 11वीं बार जो है आते हैं, जो कि आपका 1940 का समय होता है, और इस समय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ में आयोजित किया जाता है। 14 मार्च को रामगढ़ में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन गांधी जी करते हैं, और फिर 21 मार्च 1940 को गांधी जी जमशेदपुर से वर्धा के लिए रवाना हो जाते हैं। जमशेदपुर में गांधी जी जो है वो जहांगीर मोदी जी के घर में रुके थे। तो इस प्रकार से आपका गांधी जी का 11 बार झारखंड आगमन का जो भी विशेष बातें थी वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग 1857 की क्रांति से लेकर के राष्ट्रीय उग्र आंदोलन में झारखंड का क्या योगदान रहा था उसको भी हम लोग रिवाइज करेंगे। अगर हम लोग 1857 की क्रांति की बात करें तो इसकी शुरुआत झारखंड में देवघर से हुई थी, देवघर के रोहिणी गांव से। देवघर के रोहिणी गांव में उस समय 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय हुआ करता था, और देवघर में यह क्रांति 12 जून 1857 को पहुंची थी। और 32वीं रेजिमेंट के जो सैनिक थे उन्होंने नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी थी। साथ ही साथ मेजर मैकडॉनल्ड और डॉक्टर ग्रांट घायल हो गए थे, जिसके कारण 32वीं रेजिमेंट का जो मुख्यालय रोहिणी हुआ करता था उसे भागलपुर शिफ्ट कर दिया गया। फिर यह विद्रोह आपका जून ख़त्म, तो जुलाई में मतलब 30 जुलाई 1857 को हजारीबाग पहुंचता है, और हजारीबाग में उस समय रामगढ़ बटालियन के सैनिक तैनात थे, और रामगढ़ बटालियन का जो मुख्यालय है वो रांची हुआ करता था। इस समय मेजर सिम्सन जो है वो डर से कलकत्ता भाग जाते हैं, और रामगढ़ के राजा शंभू नारायण सिंह जो है वो तार के माध्यम से विद्रोह की खबर गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को देते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं, शंभू नारायण सिंह। और फिर एक पैटर्न चलता है जिसमें अंग्रेज के जो ऑफिस थे उसको जला दिए जाते हैं, जो जेल में कैदी हुआ करते थे उनको छोड़ा लिया जाता है, और जो भी धन संपदा मिलता था उसको लूट लिया जाता था। ऐसा आपको हर जगह देखने को मिलेगा इस क्रांति के दौरान। तो इसी सिलसिले में हजारीबाग से कैदियों को छुड़ा लिया जाता है, और उन कैदियों का नेतृत्व सुरेंद्र शाही करते हैं, और ये कैदी जो है रांची की ओर कूच करते हैं। अब क्रांतिकारियों को रोकने के लिए लेफ्टिनेंट ग्राहम को सैनिक की एक टुकड़ी के साथ भेजा जाता है, लेकिन जमादार माधव सिंह, नादिर अली खां और जयमंगल पांडे, इन तीनों के भरपूर विरोध के कारण लेफ्टिनेंट ग्राहम को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। फिर नेक्स्ट आपका जून जुलाई, अब नेक्स्ट है अगस्त। तो 2 अगस्त 1857 को यह विद्रोह रांची पहुंचता है, और रांची में सबसे पहले गौसनर चर्च को तोप से उड़ा दिया जाता है। और इस समय जो रांची के कमिश्नर थे डाल्टन, ये छोटा नागपुर में मार्शल लॉ लगा देते थे। ये नाम जरूर याद रखिएगा, मार्शल लॉ किसने लगाया था? डाल्टन। और विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, टिकेत उमराव सिंह और शेख भिखारी रांची में
जो 1857 की क्रांति हो रही थी, तो ये 4-5 लोग जो है प्रमुख रूप से भागीदारी निभा रहे थे। फिर यहाँ पे विश्वनाथ सहदेव जो कि रांची में क्रांतिकारियों को लीड कर रहे थे, उन्होंने एक सेना की स्थापना की थी जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी सेना। और मुक्ति वाहिनी सेना जो है वो बाबू कुंवर सिंह से गाइडेड थे। और मुक्ति वाहिनी सेना के जो सेनापति थे उनका नाम गणपत राय था और प्रमुख सैनिक शेख भिखारी थे। अब हम लोग 2 अगस्त 1857 रांची के बाद ये विद्रोह जो है वो आपका 5 अगस्त 1857 में मानभूम पहुंचता है। और फिर अगस्त के बाद सितंबर, तो 3 सितंबर में सिंहभूम और 26 सितंबर में पलामू पहुंचता है। लेकिन हम लोग अगस्त के बाद थोड़ा सा चतरा को पढ़ लेते हैं। चतरा को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि नादिर अली खां और जयमंगल पांडे जो कि रांची में विद्रोह के प्रमुख लोग थे, तो उनको फांसी दी जाती है चतरा में। तो इसीलिए चतरा को हम लोग बीच में इंट्रोड्यूस करके पढ़ते हैं। चतरा में 2 अक्टूबर 1857 को चतरा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। तो एक तरफ थे आपका मेजर इंग्लिश, मेजर सिम्पसन, लेफ्टिनेंट अर्ल, और हमारे साइड मतलब क्रांतिकारियों का साइड जो थे वो जयमंगल पांडे, नादिर अली खां और जमादार माधव सिंह थे। तो माधव सिंह जो है वो युद्ध के मैदान से भाग जाते हैं और इस पे अंग्रेज जो है 1000 रुपये का इनाम भी घोषित करते हैं। जबकि जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार इनको 3 अक्टूबर को किया जाता है, जबकि इनको एक दिन बाद 4 अक्टूबर 1857 को चतरा के फांसीहरी तालाब में आम का पेड़ में फांसी दे दी जाती है। तो ये आपका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को कहाँ फांसी दी गई थी, तो फांसीहरी तालाब चतरा में, और डेट है 4 अक्टूबर 1857। और फिर 8 जनवरी 1857 को टेगोर हिल के पास टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी, इन दोनों को फांसी दे दी जाती है। जगह का नाम जो है अभी टुंगरी फांसी या फिर फांसी टुंगरी के नाम से जाना जाता है। और चूटूपालू घाटी यही जगह है। विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय ये दोनों जंगलों में छिप करके छापामार युद्ध टेक्निक के द्वारा अंग्रेजों से अपनी लड़ाई जारी रखते हैं। लेकिन विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही के मुखबरी के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 16 अप्रैल 1858 को विश्वनाथ सहदेव और 21 अप्रैल 1858 को पांडे गणपत राय, तो इन दोनों को 5 दिन आगे पीछे रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार के समीप जो कदम का पेड़ है उस पर छोटा नागपुर का जो आयुक्त थे कमिश्नर डाल्टन, उसी के आदेशानुसार फांसी दे दी जाती है। फिर ये विद्रोह जो है हम लोग चतरा के बाद चतरा बीच में पढ़े। फिर रांची में 2 अगस्त 1857 को ये विद्रोह जो है वो प्रसारित हुआ था, जबकि मानभूम में 2 से 3 दिन बाद 5 अगस्त 1857 को ये विद्रोह प्रसारित हुआ था। मानभूम के पुरुलिया आपका धनबाद, बोकारो, ये सभी क्षेत्र जो है वो सम्मिलित रूप से मानभूम के नाम से जाना जाता था। और इस समय जो ओक्स है वो रानीगंज भाग जाता है डर से, और पंचायत के ओक्स जो है वो पंचायत के राजा नीलमणि सिंह से आग्रह करते हैं कि वो इस क्रांतिकारियों के विरुद्ध में लड़ाई करे या फिर अंग्रेजों का साथ दे। लेकिन पंचायत के राजा नीलमणि सिंह जो है संथालों को और भड़का देते हैं। मानभूम में जो ये विद्रोह हुआ था ये संथालों की वजह से ही हुआ था, या फिर ऐसा कह लीजिए कि संथाल लोग जो है यहाँ पे लीड रोल में थे। तो नीलमणि सिंह जो है वो संथालों को कंट्रोल ना करके, ओक्स का बात ना सुन करके संथालों को और भड़का देते हैं, जिसके कारण से नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कलकत्ता के अलीपुर जेल में डाल दिया जाता है। और इस विद्रोह को दबाने के लिए, मतलब पुरुलिया में 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए माउंट गोमरी को कुछ सैनिक की टुकड़ी के साथ भेजा जाता है और माउंट गोमरी जो है इस काम में सफल भी रहता है। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है सिंहभूम क्षेत्र। सिंहभूम 3 सितंबर 1857 को यह विद्रोह प्रसारित होता है सिंहभूम में, और संपूर्ण सिंहभूम में जो आपका 1857 में क्रांतिकारियों को लीड करते हैं उनका नाम है राजा अर्जुन सिंह। और इसी समय आपका सिसमोर जो है वो सरायकेला नरेश चक्रधर सिंह जो है ये आपका अंग्रेजों के पक्षधर हुआ करते थे। तो सरायकेला नरेश चक्रधर सिंह को चाईबासा का दायित्व सौंप करके कलकत्ता भाग जाता है। और संजय नदी के पास सरायकेला नरेश चक्रधर सिंह और खरसावा नरेश हरि सिंह, ये दोनों लोग जो है विद्रोहियों को रोक देते हैं। तो इसकी सूचना पा करके पोरहाट नरेश अर्जुन सिंह क्रांतिकारियों की मदद करते हैं, और ये पोरी देवी के को साक्षी मान करके विश्वासघात न करने की कसम खाते हैं और खुद को सिंहभूम का राजा घोषित करते हैं। और इन पर अंग्रेज जो है 1000 का इनाम रखते थे। तो यहाँ पे कौन सी देवी की पूजा किए थे?
साक्षी माने थे तो पोरी देवी, ये नाम आपको याद रखना है। कितना हज़ार का इनाम रखा गया था इन पे, 1000 रुपये का, तो ये सब आपको याद रखना है। 17 अक्टूबर 1857 को अर्जुन सिंह और उनके सैनिक जो है आत्मसमर्पण करने के लिए जाते हैं, लेकिन अंग्रेज जो है धोखे से इन लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं और सैनिकों पर कोर्ट मार्शल चला करके शहीद चौक के पास फांसी दे देते हैं। इससे आहत होकर के अर्जुन सिंह जब वापस फिर से पोरहाट जाते हैं तो विद्रोह को और भी तेजी के साथ चलाते हैं। 17 जनवरी 1858 को शेखावती बटालियन, इसका नाम याद रहना चाहिए, शेखावती बटालियन ने चक्रधरपुर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और 16 फरवरी 1859 को अपने ससुर के कहने पर अर्जुन सिंह जो है फाइनली आत्मसमर्पण कर देते हैं। फिर ये विद्रोह जो है वह 26 सितंबर 1857 को पलामू पहुंचता है। पलामू में 2 भाई रहते हैं, नीलांबर और पीताम्बर। इन्होंने इस विद्रोह को वहाँ पे लीड किया था। ये दोनों भोक्ता जनजाति से संबंधित है। पलामू में ये विद्रोह चेरो, खरवार और भोक्ता, ये 3 जनजातियों के सहयोग से लड़ा गया था और जिसमें चेरो जनजाति जो है वो भवानी बख्शराय के नेतृत्व में 26 सितंबर 1857 को शामिल हो जाते हैं इस विद्रोह में। 21 अक्टूबर 1857 को शाहपुर पर धावा किया जाता है, मतलब धावा बोला जाता है। और यहाँ पे जो अंतिम चेरो राजा थे चूड़ामन राय, उनकी जो विधवा थी उनसे 4 तोप जो है छीन ली जाती है। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, भवानी बख्शराय। मेजर काटर जो है वो बख्शराय को गिरफ्तार करके गिरफ्तार कर लेते हैं। कौन सी जगह पे, तो शाहपुर में। और 3 फरवरी 1858 को कमिश्नर डाल्टन खुद पलामू आते हैं और ये आदेश देते हैं कि पलामू किला, लेस्लीगंज, हरमांड गांव, बागमारा घाट में से विद्रोहियों को खदेड़ने पर जोर दिया जाता है, या फिर यहाँ पे आदेश निकालते हैं कि यहाँ से विद्रोहियों को जल्दी से जल्दी हटाया जाए। फिर 6 फरवरी में ये वापस लौट जाते हैं और जनवरी 1859 तक विद्रोहियों द्वारा पुनः पलामू पर नियंत्रण कर लिया जाता है। इस समय विद्रोही जो यहाँ पे जो टेक्निक यूज कर रहे थे उसका नाम है गुरिल्ला पद्धति। जनवरी 1859 में कैप्टन नरेश और चेरो जागीरदारों का सहयोग प्राप्त करता है। मतलब कैप्टन नरेश जो है यहाँ कैप्टन नेशन को चेरो जागीरदारों का सहयोग प्राप्त होता है, या फिर ऐसे समझ ले कि यहाँ पे चेरो जागीरदारों ने गद्दारी कर दिया, तो जिसके कारण नीलांबर पीताम्बर का जो गुट था वो कमज़ोर हो जाता है और साथ ही साथ नीलांबर पीताम्बर को भागना पड़ता है। और 28 मार्च 1858, ये आपको याद रखना है, 28 मार्च 1859 में नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज में एक आम के पेड़ पर फांसी दे दी जाती है। अंग्रेज़ों की सहायता हेतु देखिए अंग्रेज़ क्या करते हैं, जो अंग्रेज़ों का साथ देते हैं या फिर जो क्रांतिकारियों के विरोध में उनके साइड से खड़ा होते हैं, तो उनको अंग्रेज़ जो है समय समय पर पुरस्कार देते हैं और कुछ उपाधियाँ देते थे। तो इसी सिलसिले में अंग्रेज़ों की सहायता करने के कारण रंका के किशुन दयाल सिंह को और चैनपुर के रघुवर दयाल सिंह को राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी और लेफ्टिनेंट डॉन्ट और डाइनन, इन दोनों को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। तो 1857 की क्रांति का रिवीजन खत्म हो गया। अब हम लोग वहाबी आंदोलन को देखते हैं। वहाबी आंदोलन में झारखंड में जो प्रसार किए थे उनका नाम था शाह मोहम्मद हुसैन। तो शाह मोहम्मद हुसैन का योगदान था झारखंड में वहाबी आंदोलन को प्रसारित करने में। और वहाबी आंदोलन की एक शाखा जो है वो राजमहल में खोली गई थी और इस विद्रोह के कारण इब्राहिम मंडल को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। अब हम लोग पढ़ते हैं झारखंड में उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार। तो क्रांतिकारियों के जो क्रांतिकारी गतिविधियों का जो मुख्य केंद्र था झारखंड में वो देवघर हुआ करता था। और देवघर में एक नाम याद रखिएगा, सिलेलबाड़ी। ये एक घर है जहाँ पे बम बनाने के लिए सिखाया जाता था, साथ ही साथ यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता था। और ये जगह जो है सिलेलबाड़ी, ये भवन 1908 के अलीपुर बम कांड से जुड़े क्रांतिकारी जो है यहाँ पे रहते थे और वही लोग जो है बम बनाते थे और प्रशिक्षण देते थे। और 1915 में यहाँ से बम बनाने की सामग्री जो है वो बरामद की गई थी। फिर आप याद रखिएगा वारिंद्र कुमार घोष जो है गोल्डन लीग की स्थापना करते हैं। और मित्रा उच्च विद्यालय के जो प्राचार्य है शांति कुमार बख्शी, वो क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करते थे। 1927 में देवघर षड्यंत्र केस में वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के घर छापा मारकर हथियार और क्रांतिकारी साहित्य जो है वो बरामद किया था। प्रभुदयाल हिम्मत सिंह और वैद्यनाथ विश्वास, ये दोनों आपको नाम याद रहने चाहिए। प्रभुदयाल हिम्मत सिंह और वैद्यनाथ विश्वास, इनको रोड्डा आर्म्स के तहत अभियुक्त बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका रांची में गणेश चंद्र घोष, ये जो है एक फेमस नाम हुआ करता था उग्र राष्ट्रवाद के दौरान।
और वेलूर मठ के साचिंद्र कुमार सेन, ये आए थे आपके रांची के डोरंडा में, अपने पिताजी के घर पे रुके थे। और हेमंत कुमार बोस जो है वो, जो कि अंग्रेज़ों के संदिग्ध थे, ये पीएन बोस के घर रुके थे। हजारीबाग में जो नाम फेमस है वो है निर्मल चंद्र बनर्जी। और निर्मल चंद्र बनर्जी ने गिरिडीह में एक खम्भ में आवर स्वाधीन भारत नाम का पोस्टर चिपकाया था। और ये पोस्टर जो है वो क्रिस्टो राय 26 परगना मतलब वेस्ट बंगाल से लेकर के आए थे। मनोहर गुहा, जिनका नाम था ठाकुरदा, और हेमेंद्र नाथ घोष, ये दोनों लोग जो है क्रांतिकारियों को आर्थिक मदद किया करते थे। तो ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्रांतिकारियों को आर्थिक मदद कौन करते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो मनोरंजन गुहा, जिनका उपनाम जो है ठाकुरदा है, और हेमेंद्र नाथ घोष, ये दोनों जो है मदद करते थे। फिर आता है राम विनोद सिंह, इनको हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता था। अगर सिंहभूम में हम लोग उग्र राष्ट्रवाद को देखें तो यहाँ पे टाटा 1908 में टाटा कंपनी के कर्मचारी गिरीन्द्र नाथ मुखर्जी, इन्होंने न्यूयॉर्क से ही कहा था कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट और नाम, ये दोनों आपको याद होने चाहिए, और हो सकता है जगह भी आपसे पूछ ले। गिरीन्द्र नाथ मुखर्जी, रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है। फिर आता है दुर्गादास बनर्जी और सुरेंद्र कुमार राय, ये भी उग्र राष्ट्रवाद से जुड़े हुए लोग थे, जो कि टाटा कंपनी से संबंधित थे। आनंद कमल चक्रवर्ती जो है वो तरुण शक्ति के संपादक रहे हैं, और अंग्रेजों के विरुद्ध लिखने के कारण इनको गिरफ्तार किया गया था। फिर काकोरी कांड के जो मुख्य आरोपी थे अशफाक उल्ला खां, प्रफुल्ल चंद्र घोष और ज्योति पंत, तो ये सभी जो है झारखंड जो है छुपने के लिए आए थे। तो इस तरह से आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ये सभी जो है एक ही वीडियो में इंक्लूड कर दिया गया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो भी आपका इसी तरह से होगा। पहले हम लोग 2 से 3 टॉपिक पढ़ेंगे, फिर हम लोग लास्ट में उसका रिवीजन करेंगे। तो पार्ट 1 को भी रिवाइज करेंगे, 2 को भी रिवाइज करेंगे, 3 को भी, 4 को भी और 5 को भी। तो इस तरह से आपका जो है बार बार रिवीजन भी होता रहेगा, और चीज़ें जो नई चीज़ें भी आपको याद होती रहेगी। तो हम लोग नई चीज़ों को पढ़ने के साथ साथ पुरानी चीज़ों को भूलेंगे भी नहीं। और हमारा एग्ज़ाम जो है, अगर ये सब क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, तो हम लोग क्वेश्चन जो है ज़रूर सॉल्व कर सकेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।